हम लोग देखेंगे कि बैंक कैसे काम करती है। आज का प्रमुख टॉपिक जो है बैंक में ऋण संबंधी गतिविधियां। तो हम लोगों को पता है कि बैंक का सबसे प्रमुख काम है अपने ग्राहक से जमा स्वीकार करना और आवश्यकता पड़ने पर ऋण देना, है ना। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले बैंक जनता से जो जमा एक रकम से स्वीकार करती है, जो जमा जनता से लेती है, उसको बैंक अपने पास एक छोटी मात्रा में जमा रखती है ना। उतनी मात्रा जमा रखती है जितना एक दिन में अनुमानित कोई भी ग्राहक उसके पास अपनी राशि नगद मांगने के लिए बैंक में जा सकता है। जैसे पैसा आप लोग जैसे बैंक में पैसा निकालने के लिए जमा जाते हैं, तो आप जो पैसा जमा किए हैं उसको आप लोग निकालते हो, किस माध्यम से निकालते हो? दो तरीका से बैंक से पैसा निकालते हैं। पहला हम लोग क्या करते हैं, मांग जमा, यानी एक फॉर्म भरते हैं, फॉर्म को भर के जितना रकम चाहिए वो जमा करते हैं, वो बैंक हमको पैसा देती है। दूसरा है चेक के माध्यम से। ये दोनों चीज हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पर देखना है कि एक दिन में जमाकर्ता द्वारा धन की निकासी की संभावना को देखते हुए एक सीमित मात्रा में अपने पास रखती है। और भारत में बैंक अपने पास वर्तमान समय में जितने भी ग्राहक जमा करते हैं उसका 5% रकम अपने पास रखता है, जिसे जमाकर्ता आवश्यकता पड़ने पर बैंक से पैसा निकाल सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं वो बैंक में अपने पास कितना पैसा रखती है और कर्जा के लिए कितना पैसा अलग रखती है। तो एक नियम बना हुआ है कि जो भी ग्राहक बैंक में पैसा जमा करती है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखती है। जैसे अनुमानित बताया गया कि हमारे किताब में दिया हुआ कि 5% तक वो CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात के रूप में रखती है। ये बैंक RBI कंट्रोल करता है। RBI सभी व्यावसायिक बैंकों का मालिक होता है। वो निर्देश देता है कि ग्राहक जो भी पैसा आपके पास जमा रखता है और आप सभी कर्जा में लगा दीजिएगा, ऋण में लगा दीजिएगा, तो जब अब मांगने आएगा अपना पैसा तो आप नहीं रहेगा तो आप दे पाइएगा नहीं। तो आपको अपने पास पैसा रखना होगा। तो बैंक बोलता, RBI बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसा है उसमें से कुछ पैसा मेरे पास जमा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मालिक को कुछ देना पड़ेगा। तो सभी बैंकों का मालिक कौन है? SBI का है या इंडियन बैंक है, जितना भी व्यावसायिक बैंक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो सभी को लगभग वर्तमान समय में 4% नगद के रूप में RBI के पास जमा रखना होता है। और ये राशि 3% से 15% तक हो सकता है। RBI 3% से 15% तक अपने पास जमा रखने के लिए बैंकों को बोल सकता है। लेकिन बताया जा रहा है कि RBI अधिनियम 1934 के धारा 42(1) के तहत 1 अप्रैल 2007 से न्यूनतम राशि को समाप्त कर दिया गया। यानी बैंक बोला कि तुम कम से कम कुछ भी पैसा रख सकते हो, 1%, 2%, 4%, अधिकतम 15% तक तुमको मेरे पास पैसा रखना होगा। ये पैसा किसके पास रखना होता है? नकद आरक्षित अनुपात CRR जो पैसा होता है वो RBI के पास जमा रहता है। सभी बैंकों को जमा रखना होता है ये पैसा, है ना। दूसरा है सांविधिक तरलता अनुपात, जिसको हम लोग कहते हैं SLR। दूसरा चीज RBI निर्देश देता है कि तुम अपने पास भी जैसे कई समस्या आता है, जैसे आप लोग के घर में भी आप लोग पापा जितना पैसा कमाते हैं वो सब बैंक में जमा कर देते हैं? नहीं, कुछ पैसा पैकेट में रखते नहीं, घर में रखते हैं। अब बहुत इमरजेंसी काम पड़ गया तो हम कहाँ जाएंगे पैसा मांगने? तो उस वक्त किसका कौन सा पैसा यूज करते हैं? जो घर में पैसा रखा हुआ है। वैसे ही RBI बैंकों को निर्देश देता है कि तुमको पैसा अपने पास रखना, तरल के रूप में। पैसा तरल होता है, लिक्विड, धारा प्रवाह, बहुत पैसा का बहाव बहुत तीव्र होता है। आज यहाँ मेरे पास है, कल किसी और के पास है, परसों किसी और के पास चल जाएगा ना। तो ये कह रहा कि तुमको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ पैसा SLR के रूप में अपने रखने पास रखना होगा। और वर्तमान समय में SLR के रूप में यह राशि अभी सभी बैंक अपने पास 18% राशि, कुल जमा का 18% अपने पास रखते हैं। ये राशि किस रूप में हो सकती है? नगद पैसा के रूप में हो सकती है, सोना के रूप में हो सकती है, सरकारी बॉन्ड के रूप में हो सकती है। इन सभी चीजों में जरूरत पड़े तो सोना बेच के पैसा आ जाएगा,
है ना, पैसा कैश से तुरंत दे देंगे, है ना, बॉन्ड को बेच करके पैसा वसूल सकते हैं। तो इस प्रकार से बैंक को अपने पास पैसा रखना होता है। अब बताया जा रहा है कि इसकी जो राशि है वो न्यूनतम राशि 20.75% से 40% तक हो सकती है, यानी न्यूनतम राशि 20.75 से 40% तक ये राशि रखने के लिए अपने पास आरबीआई सभी बैंकों को बोलता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी आरबीआई अभी बैंक कितना प्रतिशत रखते हैं, 18%, तो इससे कम है। तो ये 2017 में एक अधिनियम लाया गया, आरबीआई अधिनियम 1949 के धारा 24 के तहत ये संशोधन किया गया कि जो बैंकों का एसएलआर का जो न्यूनतम राशि है उसको समाप्त कर दिया जाए। कोई बाउंडेशन नहीं है, ये 1%, 2% से हो भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितना, 40% ज्यादा नहीं जा सकता। क्या अब बात ये होता है कि वैसे आप लोगों को शिक्षक निर्देश देते हैं और आप लोग शिक्षक को बात को नहीं मारते, तो शिक्षक आप लोग को क्या कर सकते हैं, दंड देते हैं, फाइन लगाते हैं। वैसे ही आरबीआई सभी बैंकों का क्या है, मालिक है, सब बैंकों को कंट्रोल करता है। कोई भी बैंक अपने मनमाना, एसबीआई अपने मनमानी नहीं कर सकता है ना, ग्रामीण बैंक अपनी मनमानी नहीं सकता, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं कर सकता है, बैंक ऑफ इंडिया अपनी कोई भी बैंक मनमानी नहीं कर सकता। उसको जैसे बोला जाता है वैसे ही करना, नहीं तो उसको क्या होगा, भुगतना पड़ेगा, उसको दंड मिलेगा। तो आरबीआई जो बैंक का नियम को नहीं पालन करते हैं, जो बैंकों का नियम को पालन, जो आरबीआई के नियम को पालन नहीं करती है उस पर दंड लगाती है। याद रखना, उस दंड को क्या कहते हैं, पैनल रेट। क्या कहते हैं जी, पैनल रेट एक दंड है जो आरबीआई के द्वारा लगाया जाता है। जब आरबीआई बोलता है, आरबीआई आरबीआई है ना के अनुसार नियम को पालन नहीं करने पर दंड के रूप में ब्याज वसूला जाता है। जिसे पैनल रेट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं जी, याद रहेगा ना, पैनल रेट क्या है, एक दंड है। पैनल रेट क्या है, एक दंड है। यदि आरबीआई का बात को कोई व्यावसायिक बैंक, कोई कॉमर्शियल बैंक नहीं मानता है तो उससे दंड लगा देता है कि आपको फाइन देना पड़ेगा। तो फाइन के डर से सारी बैंक क्या करते हैं, आरबीआई के नियम को पालन करते हैं। जैसे आरबीआई बोला कि एसएलआर के रूप में 18% रखना आपको है, तो बैंक क्या कर रहा है, पैसा लालच में, ज्यादा फायदा कमाने के चक्कर में क्या कर रहा है, सब कस्टमर को पैसा सूद लगा दिया। और जब आपका पैसा जमा, और जब आप पैसा मांगने जाएंगे तो बैंक हाथ खड़ा कर देगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसमें दिक्कत होगा ना, आपका पैसा आप ही को बैंक नहीं दे रही है। वैसी कंडीशन में बैंक हमारे पास समस्या आता है, तो इसलिए बैंक बोलता है नहीं, जो कस्टमर आपके पास पैसा जमा करता है उसकी सुविधा के लिए आपको अपने पास 18% तक राशि, न्यूनतम कम से कम 18% रखना ही पड़ेगा। क्लियर। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छिपा हुआ है कि बैंक कैसे काम करती है, बैंक का लाभ कहाँ से होता है, बैंक ग्राहकों से कैसे स्वीकार करती है, कितना पैसा अपने पास रखती है, कितना पैसा कर्ज के लिए लगाती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि बैंक अपने पास दो रूपों में पैसा रखती है, एक है कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखती है, सीआरआर के रूप में, और दूसरा एसएलआर के रूप में रखती है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो बैंक के पास कर्ज लेने के लिए चलाता, ऋण लेने के लिए जाता है। कोई घर बनाने के लिए लेता है, कोई गाड़ी खरीदने के लिए लेता है, कोई बिजनेस करने के लिए लेता। सारे लोग पैसा लेने आते तो उसका बैंक में पैसा जमा नहीं, लेकिन वो बैंक से पैसा मांगने के लिए चला जाता है। उसका पैसा कहाँ से आता है, तो हम जो पैसा जमा किए वही पैसा उसको मिलता है। तो क्या करता है कि जितना पैसा हम जमा करते हैं उसका सबसे बड़ी भाग को कर्जा लगाने में करता है। जैसे अभी क्या करते हैं कि सीआरआर के रूप में भी वर्तमान में बैंक अपने पास 4% रखती है, 100% 4% से अपने पास रख रही, बाकी पैसा कहाँ दे दी, कर्ज लगा दी। और एसएलआर के रूप में
वो सीआर 4% बैंक आरबीआई के पास जमा किया है और एसएलआर के रूप में अपने पास कितना भी वर्तमान में अपने पास रखती है 18%। बाकी पैसा कहाँ कर चला गया, वो कर्जा लगाने में लगा देता है। तो ये बताया कि एक बड़ा भाग ऋण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर ऋण का मांग बहुत सारे काम से होता है ना। तो इन बैंकों जिसके पास, तो बैंक का इनकम कैसे होता है, तो जो पैसा हम जमा करते हैं, याद रखना, जो पैसा हम बैंक को जमा करते हैं उस पर हमको सूद देती है बैंक, ब्याज देती है, तो उसको हम लोग जमा दर कहते हैं। क्या कहते हैं, जमा दर। और जब बैंक को हम बैंक से ऋण लेते हैं तो उस ऋण पे जो ब्याज वो वसूलती है उसको हम लोग ब्याज दर कहते हैं। तो जमा दर और ब्याज दर में डिफरेंस होता है, और वही उसी का जो जमा दर क्या होता है, कम होता है, और ब्याज दर अधिक होता है। उसी का जो अंतर में जो फायदा होता है उसी से बैंक संचालन होता है। बैंक में जैसे बैंक सारे कर्मचारियों को वेतन देती है, बैंक में सुख सुविधाएं उतना उपलब्ध है, बैंक वेलफेयर जन कल्याण का काम करती है। कहाँ से करती है, सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार उसको पैसा देती है, नहीं, उसका प्रॉफिट कहाँ से होती है, ब्याज दर। कहाँ से प्रॉफिट होती है, ब्याज दर और जमा दर, दोनों का अंतर होता है। मान लेते हैं कि हम पैसा जमा कर रहे हैं तो हम पे कितना देती है, 1 या 2%, हमको हमारी जमा पर 2% ब्याज दे रही है। हम पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, हमारा खाता बैंक में जमा है, और हमको जो कोई व्यक्ति कर्जा लेने गया है तो कर्जा लेता है तो उससे 8 या 12% कर्ज लेने होम लोन लेने जाते हैं या कार लोन लेते हैं तो 12% तक लेती है। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 12 में 10, तो 10% का डिफरेंस आ रहा है। तो 10% को जो पैसा जो आया है वही बैंक का क्या होता है जी, प्रॉफिट होता है, उसी से बैंक अपने काम करता है। इस प्रकार से बैंक का, जैसे आप लोग के दिमाग में पहले से आ रहा है कि बैंक को कहाँ पैसा आता है, तो हम तो पैसा दे देते फिर हम ही पैसा ले लेते हैं, तो बैंक को फायदा कहाँ से हो रहा है, बैंक को तो हमको दे रहा है, लेकिन हमको क्या कर रहा है, हमारे पैसा पर बहुत कम सूद देती है, 1 या 2%, हमारा पैसा बढ़ भी नहीं करता। लेकिन जब हम पैसे बैंक से कर्जा लेने जाते हैं तो हमारे से बहुत ज्यादा ब्याज 8%, 8.5%, 12% ऐसे वसूलती है ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन छिपा हुआ है, यह बैंक कैसे काम करती है, हो गया। बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच कड़ी का काम करती है। कैसे, क्वेश्चन आएगा। तो जमाकर्ता को, जैसे हमारे पास अतिरिक्त पैसा हो गया, घर में हम पैसा कमाते हैं, महीना में पैसा मिल जाता है, तो क्या घर में रखेंगे, तो घर में रखना सुरक्षित नहीं है, चोरी हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। इसलिए बैंक लोग क्या करते हैं, जिसके पास अतिरिक्त पैसा है, जो खर्च खाने पीने और दिनचर्या से जो पैसा बच जाता है वो पैसा का करते हैं, हम लोग बैंक में जमा कर देते हैं। और जो व्यक्ति, तो हम लोग क्या कहला है, जमा करता। और जो व्यक्ति जिसको पैसा की जरूरत है वो बैंक के पास जाता है और कर्ज लेता है, कर्ज लेता है तो उसको क्या कहते हैं, कर्जदार, है ना। तो जो कर्जदार और जमा करता को कैसे जोड़ता है, बैंक, क्योंकि यदि आपके पास पैसा है, आपका दोस्त पैसा मांगेगा, सीधा हाथ खड़ा कर देंगे, ना भाई मेरे पास पैसा नहीं है, खत्म हो गया। कोई आदमी दोस्त या रिश्तेदार को या कोई अगल बगल पड़ोसी या अनजान आदमी को कोई पैसा देगा, नहीं देगा, पैसा लेकर भाग जाएगा। तब तो आदमी किसके पास जाता है पैसा लेने के लिए, बैंक के पास। तो हम अपना पैसा जमा कर दिए बैंक को, हम अपना पैसा किसको जमा कर दिए जी, बैंक को जमा कर दिए। यहाँ पर हमने पैसा जमा किया, ये जमा कर दिया किसका जी, राम, राम के पास पैसा कहाँ जमा कर दिया जी, बैंक में। और इधर से आ गया कौन, मांगने के लिए, है ना, यहाँ मोहन, मोहन आ गया, तो मोहन कहाँ चले गया, बैंक से पैसा मांगने के लिए। तो ये दोनों के बीच कौन आ रहा है जी, बैंक। तो बैंक दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो पूछेगा बैंक जमा करता और कर्जदार के बीच कड़ी का काम कैसे करती है, तो लिखना पड़ेगा कि जमा करता अपनी अतिरिक्त पैसा को बैंक में जमा कर देता है, और जो कर्जदार होते हैं वो ब्याज बैंक के पास अपने ऋण के लिए जाते हैं और बैंक उसको हमारी पैसा उसको प्रदान करती है ऋण के रूप में। इस प्रकार बैंक दोनों को बीच क्या कर रही है, मध्यस्थता के काम कर रही है, जोड़ने के काम कर रही है, कड़ी का काम कर रही है ना। इस प्रकार बैंक का व्यापार होता है। बैंक हमसे जमा स्वीकार करती है और आवश्यकता पड़ने पर जिसको जरूरत है उसको कर्ज प्रदान करती है। और बैंक का प्रॉफिट लॉस कहाँ से होता है,
ब्याज दर और जमा दर से। बैंक कस्टमर को से जो अपने ग्राहक जमाकर्ता को जो सूद देती है उसको जमा दर कहते हैं, और जो ऋण पर जो सूद वसूलती है उसको हम लोग ब्याज दर कहते हैं, है ना। दूसरा चीज, बैंक से हम लोग पैसा कैसे निकालते हैं? मांग जमा के द्वारा। परीक्षा में आएगा कि बैंक से जमा करता अपना पैसा कैसे निकालता है? मांग जमा के द्वारा। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे साख की स्थितियां। साख का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको ज्यादा समझ में आता है, क्रेडिट। जैसे तुम्हारा दोस्त बोलेगा अरे 500 रुपया दो ना, तुमको हम दे देंगे, तो बोले तुम्हारा क्रेडिट ठीक नहीं है, तुम वापस नहीं करते हो, उसमें आपको बोलता ना कि क्रेडिट। तो बैंक भी देखता, क्रेडिट देखता है, साख देखता। तो आखिर क्रेडिट है क्या, साख क्या है? तो साख यानी एक साख एक क्या विश्वास है, इसमें किसी व्यक्ति को उधार लेने के लिए भरोसा दिलाता है ना। यही बता रहा है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति भविष्य में चुकाने के वादा के आधार पर सामान या कोई धन देता या लेता है। यानी सीधा सीधी कहे जाएंगे किसी व्यक्ति या संस्था की उधार लेने की योग्यता या भरोसा ही साख है, उसको लोग कहते हैं क्रेडिट। जिसका साख ठीक नहीं होगा बैंक उसको कर्ज नहीं देगा। जैसे तुम्हारा दोस्त तुमसे पैसा लिया है फिर वापस नहीं करेगा तो तुम उसको दोबारा पैसा नहीं दोगे, क्यों? बोलेगा तुम नहीं, धोखेबाज हो, तुम्हारा नियत ठीक नहीं है, तुम्हारा क्रेडिट ठीक नहीं है। अब यहाँ पर आता है ऋण। तो ऋण क्या है? तो जो पैसा उधार लेते, जो एक रकम होता है, जितना पैसा तुमको उधार मिलता है उसको ऋण कहते हैं। तो साख का परिणाम ऋण है। यदि तुम्हारा साख ठीक है, तुम्हारा क्रेडिट ठीक है, तो तुमको ऋण दिया जाएगा, और यदि तुम्हारा क्रेडिट ठीक नहीं, साख ठीक नहीं, तो तुमको ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे साख की दो स्थिति होती है। दो स्थिति कौन कौन होती है अभी हम लोग देखेंगे। रुको, अब हम लोग देखेंगे। पहले बताया कि साख जो है कि हमारे दैनिक जीवन में किसी ना किसी रूप से हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है। अभी के समय में सबको जरूरत होता है अपनी काम को निकालने के लिए। घर बनाना हो, गाड़ी खरीदना हो, बिजनेस करना हो, खेती करना हो, किसी रूप में उधार की जरूरत होती है। उस उधार को हम लोग ऋण कहते हैं, और उसके लिए जो सहमति बनता है उसको हम लोग साख कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि साख की दो स्थिति होती है। एक स्थिति होती है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। गौर करना, पूछेगा परीक्षा में कि साख अपनी सकारात्मक भूमिका कब निभाता है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें, या साख अपनी नकारात्मक भूमिका कब निभाता है। तो यहाँ पर हम लोग दो स्थिति को देखेंगे। पहला स्थिति देखेंगे सकारात्मक की। तो यहाँ सकारात्मक स्थिति को देखेंगे। अभी आप लोग को पता है अगस्त महीना चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में दुर्गा पूजा आ जाएगा, त्योहार आ रहा है ना। तो अभी पता है कि अगस्त चल रहा है, अक्टूबर में क्या आने वाला है? दुर्गा पूजा आने वाला। तो दुर्गा पूजा के समय सब लोग क्या करते हैं? नए नए कपड़े, जूते, चप्पल खरीदते हैं। तो एक जूता बनाने वाला व्यक्ति है सलीम। सलीम क्या करता है जी? जूता बनाने के काम करता है। अभी सलीम है सो पास एक कंपनी वाला आता है, बड़ा कंपनी वाला, कि आपको हमको आप 3,000 जोड़ी जूता बना करके दे दीजिएगा दुर्गा पूजा से पहले, फिनिश करके। तो ऑर्डर आ गया। तो सलीम, इतना बड़ा ऑर्डर आ गया तो इसके पास तो सब चमड़ा नहीं है, सिलाई करने वाला कारीगर नहीं है, तो इस सब का क्या करेगा? तो इसके पास अचानक बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ गया, तो सामान खरीदने के लिए, कारीगर को पैसा देने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। इसके पास दो स्थिति है, दो तरह से साख ले सकता है। पहला क्या करेगा? पहला स्थिति में क्या किया? जो ऑर्डर दिया है उससे एडवांस ले लिया। कितना जोड़ी? 3,000 जोड़ी। 3,000 जोड़ी जूता बनाने के लिए ऑर्डर आया है ना, और ये एडवांस ले लिया। क्या कर लिया? बोला कि 1,000 जोड़ी जूता का हमको एडवांस दे दीजिए। यानी अनुमान लगाया कि हमारी जो जूता बनाने में खर्च आएगा वो 20,000 खर्च आएगी। कितना आ जाएगा? 20,000। मान लेते हैं 50,000 खर्च अनुमान लगा लेते हैं। 50,000 इसको खर्च अनुमान लगा लिया। अब ये क्या किया? अपने ग्राहक से बोला कि आप एडवांस में हमको 10,000 दे दीजिए। कितना दे दिया जी? 10,000, है ना।
इसको कितना पैसा इसे देना होगा, 50,000 देना होगा इसको। बोला कि जब पूरा जोड़ी जूता बन जाएगा तो आप हमको उस समय 40,000 दीजिएगा, अभी हमको आप 10,000 दे दीजिए। क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसको कितना पैसा घट गया, 40,000। अब 40,000 ये क्या करेगा, बैंक के पास गया। अब बैंक को कहा कि हमको ऋण की जरूरत है, और बैंक से ये कितना ले लिया जी, 40,000 रुपया ले लिया। सालाना सालाना ले लिया ना, सालाना कितना पर, 10% से ले लिया है ना। तो 40,000 का 10% कितना हो जाएगा जी, 40,000 का 10% इसमें एक और हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया सूद हो जाएगा। तो 40,000 रुपया उसको सूद ले लिया, कितना, 40,000 रुपया ये ले लिया। 40,000 हो गया ना। अब टोटल इसके पास कितना पैसा हो गया, 50,000 हो गया। अब ये पूरा बनाने के बाद दो एक महीना पहले क्या कर दिया, ग्राहक को यानी चमड़ा उमड़ा खरीदने में, कारीगर को पैसा देने में, सब टोटल मिलाकर के 50,000 रुपया खर्च हुआ। अब ये क्या कर दिया, ग्राहक को इसको बेच दिया, कितना में, 80,000 में या 1,00,000 में, 1,00,000 में बेच दिया। कितना में बेच दिया, अब 1,00,000 में वो बेच दिया। अब इसको कितना खर्चा हो गया जी, 1,00,000 में बेच दिया तो 50,000, और चार सूद कितना लगा जी, 4,000 सूद लगा, तो 54,000 हो गया। 54,000, तो 1,00,000 में 54,000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा जी, 56,000 बच गया ना, 46,000, 46,000 बच गया। तो 46,000 इसका क्या हो गया जी, नेट प्रॉफिट हो गया, कुल फायदा हो गया। ये मोटा मोटी अनुमान। तो इस प्रकार से अब इसके पास 1 रुपया नहीं सलीम के पास था, अब सलीम के पास कितना पैसा हो गया जी, 46,000 हो गया। अब इससे आप नया बिजनेस या अपना दुकान या कस्टमर को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से ऋण जो है यहाँ पर अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करती है। तो याद रखना, जब भी कोई उत्पादक कार्य के लिए हम लोग ऋण लेते हैं, उत्पादन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो उसमें ऋण सकारात्मक भूमिका अदा करती है, याद रहेगा। अब होता है ऋण की नकारात्मक भूमिका। तो ऋण की नकारात्मक भूमिका, जैसे गांव घर में क्या होता है जी, कभी कभी होता है कि गरीब घर में गरीब के पास बहुत बड़ी समस्या आती है, और वो अधिकांशतः गरीब साहूकार या महाजन से ऋण या कर्ज लेते हैं, है ना। कर्ज लेने के लिए साहूकार या महाजन से कर्ज लेते हैं, और उसका ब्याज का दर क्या होता है जी, ऊंचा होता है, अधिक होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल दिया स्वप्ना का, क्या का, स्वप्ना एक किसान है ना। स्वप्ना एक किसान है, इसके पास 1.5 एकड़ जमीन है ना। अब स्वप्ना एक किसान है, 1.5 एकड़ जमीन है, अपने जमीन पे ये खेती करती है, और खेती करने के लिए इसके पास सिंचाई के लिए, कीटनाशक दवा के लिए, खाद के लिए इसके पास पैसा नहीं है। तो ये महाजन के पास जाती है, और महाजन से पैसा लेती है कर्ज, कि हमको अपने खेत में मूंगफली लगाना है, बरसात का मौसम में भी है, मूंगफली लगाने का समय आ जाता है, तो मूंगफली लगाने के लिए कर्ज लेती है, बोलती है हमको 5,000 कर्ज दीजिए। कितना कर्ज ले लिया ये, 5,000। तो महाजन से, किसे कर्ज लिया है, महाजन से। महाजन बोला, गांव घर में आप लोग जाते हैं तो सूद लेता है 5%, तुमको 5% सूद लेंगे, 10%, मान लो इसको 2%, वो भी मासिक 2% के दर से सूद ले लिया। तो सालाना कितना प्रतिशत पड़ा जी, 24% पड़ेगा ना। सालाना कितना पड़ेगा जी, 24% पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा हो जा रहा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2% से, मान लेते हैं 1% से लेते हैं, या 2% कुछ भी लेते हैं, है ना। तो 24 पर 2%, 24% हो गया। अब ये क्या हो गया कि 5,000 से ये क्या कर ली, अपना खेत में फसल लगा दी, बीज लगा दी, बढ़िया से कीटनाशक दवा खरीदी, लेकिन बरसात अनुकूल नहीं रहा, बहुत बारिश हुआ, कीड़ा हो गया, जिसके कारण से इसका फसल क्या हो गया जी, बर्बाद हो गया, है ना। तो बर्बाद होने के बाद इसका जो उपज हुआ, इतना उपज नहीं हुआ कि वो 5,000 भी निकाल पाए, अपने भरण पोषण के लिए निकाल पाए। अब इसके ऊपर 5,000 क्या हो गया जी, बोझ हो गया। 5,000 क्या हो गया जी, और इसका जो सूद बढ़ा वो अलग हो गया। अब अगले साल के लिए फिर इसको क्या होगा, और ध्यान देना कि खेती उत्पादन नहीं हुआ तो खाना पीना के लिए पैसा चाहिए, तो अपना गुजर बसर के लिए भी इसको पैसा चाहिए। दोबारा फिर ये महाजन के पास पैसा लेने के लिए गई। इस प्रकार से क्या हुआ कि 5,000, फिर दोबारा अगला साल के लिए कर्ज, फिर 5,000 ली। इस प्रकार 5,000 हर साल करते करते कर्ज चुका ही नहीं पाई।
तो कर्ज चुका नहीं पाए तो लास्ट में इसका स्थिति क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, बार बार कर्ज में फंसने को हम लोग कर्ज जाल कहते हैं। बार बार कर्ज में फंसने को हम लोग कर्ज जाल कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेते हैं, कर्ज में पलते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं। और भारतीय किसान कर्ज के बोझ से दब जाता है। अंततः इसको ये क्या करना पड़ा, स्वप्ना को अपनी जमीन बेच देना पड़ा और साहूकार को दे देना पड़ा। इस प्रकार से ये कर्ज क्या होता है, यहाँ पर ऋण क्या नकारात्मक भूमिका अदा करती है। तो जब हम लोग उत्पादक कार्य, ये भी उत्पादक कार्य है, लेकिन ये क्या इसमें अनिश्चितता है, होगा भी नहीं भी होगा। बहुत सारे गांव घर में कर्ज लेते हैं शादी के लिए, है ना, या कोई मर गया है तो दाह संस्कार के लिए। तो ऐसे कार्य के लिए जो कर्ज लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, अनुत्पादक होते हैं। तो याद रखना, जब उत्पादक कार्य के लिए कर्ज लेते हैं तो वो साख लेते हैं तो सकारात्मक भूमिका अदा करती है, और जब अनुत्पादक कार्य के लिए जब हम लोग उधार या साख लेते हैं तो वो नकारात्मक भूमिका अदा करती है। तो ये चीज को याद रखना कि कर्ज हमको ऊपर ले जा सकती है तो कर्ज हमको गड्ढे में धकेल दे सकती। तो कभी भी ऋण लेने से पहले, या है ना, कर्ज लेने से पहले, साख को लेने से पहले हमको मंथन करना होगा कि हमको कर्ज ले रहे हो किस लिए ले रहे हैं, उत्पादक कार्य के लिए या अनुत्पादक कार्य के लिए। तो भविष्य में आप लोग भी याद रखना कि जब भी आप लोग साख लोगे तो हमेशा उत्पादक कार्य के लिए ही साख लोगे। क्लियर? तो अब यहाँ देख लेते हैं कि सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो जूता उत्पादन करता है और जूता से क्या होता है, बेचने में उसको कमाई बढ़ जाती है, नहीं सकारात्मक भूमिका निभाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की साख की मांग होती है, खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए, कीटनाशक दवा करने के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, इन सभी चीजों के लिए आवश्यकता होती है। तो और दूसरा चीज धार्मिक अनुष्ठान के लिए या सांस्कृतिक कार्य के लिए, सामाजिक रिवाज के लिए, शादी ब्याह के लिए, या कोई मर गया दाह संस्कार के लिए, पार्टी मनाने के लिए, है ना, बेटी की शादी के लिए, ऐसी स्थिति में कर्ज लिया जाता है। ये सभी क्या अनुत्पादक कार्य है जो हमारा कमाई को बढ़ाने के अपेक्षा घटा देता। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, स्वप्ना ने की कर्ज ली थी खेती के लिए, उसका खेती नष्ट हुआ तो उसका क्या हुआ, उसका आय बढ़ने के बजाय घट गया, और धीरे धीरे वो कर्ज, दोबारा कर्ज ली, फिर कर्ज ली, कर्ज के जाल में फंस गई, अंत में उसको अपनी जमीन से भी हाथ गंवाना पड़ गया। इस प्रकार उसका जीवन और कष्टदायक हो गया, है ना। तो याद रखना, कर्ज दो भूमिका निभाती है, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। बंद करो।